नमस्कार, स्वागत है आपका सिंहासन पर महासंग्राम में और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। उत्तर प्रदेश में सत्ताकरण हर आने वाले चुनावी चरण के साथ और दिलचस्प होता जा रहा है। 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब तीसरे चरण के लिए कल मतदान होना है। तीसरे चरण के प्रचार का शोर शुक्रवार की शाम 6 बजे ही थम गया था और अब दिग्गज चौथे चरण के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। लेकिन कल चुनाव का तीसरा चरण यानी सबसे बड़ा चरण है। 16 जिले हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरा चरण जहां चुनावी लिहाज से बड़ा है तो सपा के गढ़ में मुकाबला होने से काफी अहम भी है। तीसरे चरण का चुनाव जहां होने जा रहा है उसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछली बार बीजेपी ने यहां जबरदस्त प्रदर्शन किया था। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने सपा को उसके ही गढ़ में मात देते हुए 59 में से 49 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि सपा 9 सीटों पर ही सिमट गई थी। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया था। निगाहें तीसरे चरण के चुनाव पर इसलिए भी हैं क्योंकि मैनपुरी की करहल सीट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहली बार चुनावी मैदान में हैं। अखिलेश के मुकाबले बीजेपी ने यहां से अपने कद्दावर दमदार नेता केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। वहीं अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव अपनी पारंपरिक सीट जसवंत नगर से एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। खास बात यह है कि 2017 में अखिलेश और शिवपाल यादव की जो राहें जुदा हो गई थी वो इस बार के चुनाव में एक हो गई हैं। ऐसे में चुनौती बीजेपी के लिए अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने की है तो सपा के सामने अपना गढ़ बचाने की है। तो आज चर्चा इसी पर कि चुनावी संग्राम में जीत का इनाम किसे मिलने वाला है और किसके सामने चुनौती कितनी बड़ी होने वाली है। कई मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे राजनीतिक संपादक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजीव कपासिया। संजीव, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, तीसरे चरण के लिए जो चुनाव होने वाला है, सबसे बड़ा ये चरण कहा जा रहा है। 16 जिले, 59 सीटें। क्या लगता है इस बार जो है पिछला प्रदर्शन दोहरा पाना बीजेपी के लिए कितना मुश्किल या कितना आसान है? कायनात, देखिए, ये जो तीसरा चरण जहां पर चुनाव होना है, कल वोटिंग होनी है, ये हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनावों ने सारे समीकरण बदल दिए थे और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन यहां पर रहा था वो समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित रूप से आज भी चिंता की लकीरें उकेड़ देता है। अब की बार अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है। उनके चाचा शिवपाल यादव उनके साथ हैं, वो जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा रामवीर उपाध्याय बड़ा चेहरा रहे हैं बसपा के, वो चुनाव यहां से लड़ रहे हैं। एसपी सिंह बघेल हैं और योगी कैबिनेट के मंत्रियों की बात करूं तो रामनरेश अग्निहोत्री और सतीश महाना 2 ऐसे बड़े नाम हैं, दोनों कैबिनेट मंत्री और दोनों यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कायनात कि क्या अब की बार जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिहार पूर्वांचल की ओर बही है, जो पहले और दूसरे चरण में जिस तरीके की वोटिंग हुई है और समाजवादी पार्टी के खेमे में पहले और दूसरे चरण के बाद जिस तरीके का उत्साह है, क्या वो तीसरे चरण तक कायम रहेगा? सबसे बड़ी बात तो यही है। लेकिन जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने प्रचार किया अखिलेश यादव के लिए और पूरा यादव परिवार जो 2017 के विधानसभा चुनावों में बिखरा नजर आता था कायनात, शिवपाल यादव अलग पार्टी बनाकर लड़े थे, वो एक साथ हैं, एक मंच पर हैं। क्या आपकी बार जिस तरीके का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का 2017 से पहले रहता था वो दोहरा पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा कायनात यहाँ पर। बिल्कुल, जमीनी हकीकत अगर हम यहाँ पर उसकी बात करें तो इस बार जो है हम देख रहे हैं पिछले वक्त से, पिछले चुनाव से इस बार मुद्दे भी अलग दिखाई दे रहे हैं, हालात बदल गए हैं और सवालात भी यहाँ पर पूरी तरीके से बदल चुके हैं। रोजगार का मुद्दा इस वक्त ज्यादा छाया हुआ है, किसान आंदोलन और किसानों का जो मुद्दा है, गन्ना किसानों का, वो भी इस बार जो है बहुत हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन समीकरण जिस तरीके से बैठाने की कोशिश हमेशा करती आई है राजनीतिक पार्टियां, इस बार क्या लगता है समीकरण बैठाए गए हैं उसी प्रकार से, लेकिन क्या समीकरणों के मुताबिक ही इस बार भी वोटिंग होगी? कायनात, देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा मुझे जो लगता है बुंदेलखंड और इस इलाके में वो आवारा पशु भी है। किसान बड़ा मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कोरोना काल में जिस तरीके का काम योगी सरकार का रहा उस पर भी लोग वोट करेंगे, क्योंकि हमने देखा 500, 400, 700 किलोमीटर से लोग पैदल अपने घरों की तरफ जा रहे थे। पूरी तरीके से जो वो तस्वीरें थी वो हृदय विदारक थी, लोगों के दिल दहल गए थे उन तस्वीरों को देखकर। अब की बार जो 2022 का विधानसभा चुनाव है कायनात,
वो अखिलेश यादव के लिए पूरी तरीके से उनका जो सियासी अस्तित्व है उसको तय करेगा। यदि ये चुनाव अखिलेश यादव हार जाते हैं, विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का, तो निश्चित रूप से कायनात उनके लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जिंदा रखना आसान नहीं होगा। वहीं बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो वो भी इस इलाके में मजबूत मानी जाती थी, लेकिन अब की बार पूरे सिनेरियो से जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी बाहर है, उसका प्रदर्शन किस तरीके का रहता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि मायावती के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मायावती किंग मेकर की भूमिका में रहेंगी। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ का 5 साल का कामकाज है, योगी आदित्यनाथ का प्रखर हिंदुत्ववादी चेहरा है, नरेंद्र मोदी का प्रचार है, अमित शाह जेपी नड्डा का बेहतरीन मजबूत संगठन है। तो ये किस तरीके का जो इतिहास दोहरा पाता है, ये भी देखना होगा कि 2017 और 2022 में किस तरीके के बुनियादी अंतर दिखाई देते हैं कायनात। हम आगे भी बढ़ाएंगे और कुछ और मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता दीपक बघेल हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रोशनी कुशल हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ पत्रकार पवन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं उनसे जानना चाहूंगी वो किस प्रकार से इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने अपने लिहाज से जो है दावे भी कर रही हैं और वायदे भी कर रही हैं कि अगर सत्ता में आते हैं तो प्रदेश की जनता को क्या देने वाले हैं। लेकिन सवाल ये कि पिछले 5 साल का कार्यकाल जो रहा है उसको लेकर जनता ने क्या राय बनाई है, क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है। वरिष्ठ पत्रकार पवन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। जी पवन जी, कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव को, कितना मुश्किल होने वाला है किस पार्टी के लिए ये चुनाव? पवन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लग रहा है हमारा अभी संपर्क नहीं हो पाया है उनसे। आपसे हम जुड़ेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं दीपक बघेल, उनसे जानना चाहेंगे। दीपक जी, इस बार जो है बीजेपी ने अपने सबसे दमदार कद्दावर नेता को, केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को उतार दिया है करहल सीट से अखिलेश यादव के मुकाबले में। लेकिन क्या लगता है ये चुनौती इतनी ज्यादा आसान होने वाली है इस बार? देखिए, चुनाव में कभी भी चुनौती आसान नहीं होती। चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे दम के साथ चुनाव लड़ रही है, चाहे करैल की बात हो। जिस प्रकार से उनकी गाड़ियों पर जो हमला हो रहा है उससे समाजवादी लोगों के बीच में बौखलाहट स्पष्ट नजर आती है। अगर वो बौखलाए नहीं है, अगर वो डरे नहीं होते, लेकिन तो अगर हमला हुआ है, ये हमला बीजेपी को लेकर भी कई सवाल खड़े कर देता है। सत्ता आपकी है प्रदेश में, कानून व्यवस्था को लेकर आप हर एक रैली में दम भरते आए हैं कि कानून व्यवस्था को बेहतर किया गया है। ऐसे में अगर ये हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं चूक तो यहाँ पर यह सवाल जो है प्रदेश की सरकार से उठता है, कानून व्यवस्था को लेकर उठता है। जी देखिए, कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से दुरुस्त है। जिस प्रकार से काफिला निकल रहा था वहां पे तथाकथित गांव के लोग अचानक आकर जिस प्रकार से लाठी डंडे और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और एक समाजवादियों का नाम ले रहे थे, तो उससे एकदम स्पष्ट हो जाता है कि उनकी एक सोची समझी सुनियोजित साजिश थी। उसके बाद तो ये साजिश तो किसी और की भी हो सकती है ना दीपक जी, ये साजिश तो किसी और की भी हो सकती है। अगर कोई इतना खुलेआम किसी एक पार्टी विशेष का नाम ले रहा है, उस पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं के भेष में यहाँ पर आके कर रहा है, तो ये साजिश तो किसी की भी हो सकती है। देखिए, उसके बाद जो पुलिस ने दबिश दी और पुलिस उसकी पूरी तहकीकात कर रही है और उसमें स्पष्ट निकल के आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने और उनके कार्यकर्ताओं ने नहीं। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता दीपक बघेल जी आपसे सीधा सीधा ये है कि जब पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में जो सुरक्षा में चूक होती है, तो उसको लेके सीधा सवाल यहाँ पर प्रदेश की सरकार से उठ जाता है कि प्रदेश सरकार ने सही इंतजामात नहीं किए थे। अब अगर यहाँ पर सपा के आप कह रहे हैं कि सपा की ओर से यह हमला करवाया गया, लेकिन सरकार किसकी है? बीजेपी की है, योगी सरकार है प्रदेश में। ऐसे में सवाल किससे होना चाहिए, जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए? देखिए, अगर वहां पर खुद एसपी सिंह बघेल जी का बयान आया था, अगर वहां पर सीआरपीएफ और उनके सुरक्षा कर्मी ना होते तो शायद उस दिन उनको जान भी गंवानी पड़ती, परंतु उसके बाद भी वहां पर सुरक्षा कर्मी अपनी ही सरकार अपनी ही पार्टी के प्रदेशित जो शासित है, अपनी ही सरकार द्वारा, अपनी ही पार्टी द्वारा शासित प्रदेश में अगर पार्टी के नेता खुद ही सुरक्षित नहीं है तो दूसरे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो सुरक्षा व्यवस्था या कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है उस पर अगर आपके नेता जो हैं जा रहे हैं जनता के बीच में, तो जनता भी तो ये सवाल करेगी कि सुरक्षा की बात आप करते हैं लेकिन सुरक्षा आपके नेताओं को ही ठीक प्रकार से नहीं मिल पा रही है। कायना जी, यही बात समझने वाली बात है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ना होती और यहाँ पर सुशासन ना होता और प्रदेश सरकार के
और वहां पर उनके सुरक्षा कर्मी ना होते तो आज शायद एसपी सिंह बघेल जी हमारे बीच में नहीं होते। परंतु आज हमने जो सुरक्षा उनको उपलब्ध कराई है, उस सुरक्षा के कारण ही वो आज जीवित है। और यही बात हम समझाना चाह रहे हैं, यही बात जनता तक पहुंच रही है कि किस प्रकार से इनके गुंडे लगातार केंद्र हमला कर सरकार रहे को हैं। सुरक्षा और देनी पड़ी, यानी कि राज्य सरकार की ओर से जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद होने के दावे किए जाते हैं, उस पर भरोसा पूरी तरीके से नहीं, या फिर उसमें कायनात चूक? सवाल तो ये भी बनता है। हाँ। दीपक जी आपकी पार्टी का प्रदर्शन पहले और दूसरे चरण में जिस तरीके का रहा है, क्या आपको लगता है कि तीसरा चरण जो सपा का गढ़ भी रहा है, 2017 में बम्पर जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि माफियाओं का पूरी तरीके से सफाया कर दिया है और 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले और दूसरे चरण में शतक लगा लिया है समाजवादी पार्टी ने। किस तरीके से देखते हैं इस बयान को आप? देखिए, अखिलेश यादव जी तो कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम 400 सीटें जीत के आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि संजीव जी वो 400 सीटें जीत के आ रहे हैं? अखिलेश यादव के जो दावे हैं वो एकदम हास्यास्पद है और वो हास्यास्पद बातें भी करते हैं। और वो इस हास्यास्पद घटनाओं को इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे कि 400 सीटें उनको मिलने वाली हैं, परंतु उनको नहीं मिलने वाली है। वो ये भी जानते हैं कि प्रथम चरण में भी भारतीय जनता पार्टी लीड ले रही है और द्वितीय चरण में भी भारतीय जनता पार्टी लीड ले रही है। आज इनको पता है कि सुशासन के मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़े हैं। आज इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से विकास किया है, वो 5 सालों में जो विकास किया वो इनको 12 से लेकर 17 तक की सरकार में ये कभी उस विकास को नहीं कर पाए। इन्होंने केवल शिलान्यास किया और शिलान्यास करने के बाद में इन्होंने छोड़ दिया 300 प्रोजेक्ट 60,000 करोड़ रुपए के, इन्होंने सिर्फ शिलान्यास करके चले गए और आज ये कहते हैं कि इन्होंने काम किया है। एक बात बताइए, अर्जुन साहेब परियोजना जैसी लंबित परियोजना थी, बाण सागर जैसी परियोजना जो लंबित परियोजना थी, ये सब हमने दिया। हमने एयरपोर्ट भी दिया, खुशीनगर जैसे एयरपोर्ट भी दिया, आज जेवर जैसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है जो एशिया के अंदर चौथा स्थान रख रहा है। चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर हो जहां पर कभी कट्टे बनते थे, कभी बंदूकें बनती थी, आज वहां पर मिसाइलें और तोपें मिलेंगी। जहां पर वो गुंडों के काम आती थी, आज वही देश की सुरक्षा के काम आएंगी। ये किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। इनकी सरकार में 2 लाख रोजगार नहीं मिल पाए, हमारी सरकार में 4.5 लाख रोजगार मिले। हमने 3.5 लाख संविदा पर भी रोजगार दिए, हमने एमएसएमई में रोजगार दिए, हमने मनरेगा के अंदर रोजगार दिए, हमने रोजगार हमारे यहाँ पर विदेश से जो पैसा आया या दीपक जी ठीक है, 10 मार्च तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या दावों काम में किया। कितना दम है। दीपक जी बिल्कुल, हमारे साथ रोशनी कुशल भी जुड़ी हमारे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता। हाँ, रोशनी कुशल जी। रोशनी, क्या आपको लगता है, रोशनी क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस पूरे चुनाव में कहां खड़ी है? पहले और दूसरे चरण में जिस तरीके से पिछले 20 दिनों में हमने देखा, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश गया था, पूरे सिनेरियो में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती। आपको क्या लगता है कि तीसरा चरण कुछ खास रहने वाला है आपके लिए या ऐसा ही रहेगा? देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी साइलेंट वोटर्स है और 10 मार्च को फैसला आएगा। और जिस तरह से हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं के लिए एक नई सौगात लाई, 40% आरक्षण दिया महिलाओं को, इससे पहले राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, जिसे सुनकर महिलाओं में एक अलग ही उत्साह जागा है। महिलाओं के लिए कितनी सारी स्कीम्स लेके आई, कितनी सारी प्रतिज्ञाएं ली, तो महिलाओं का एक अलग रुझान है कांग्रेस पार्टी की तरफ, क्योंकि महिलाएं हैं जो सबसे ज्यादा दंश झेल रही है बेरोजगारी का, महिलाएं हैं जो सबसे ज्यादा दंश झेल रही है गरीबी का, महिलाएं हैं जो सबसे ज्यादा दंश झेल रही है महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार का। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं लेकिन रोशनी, ये उत्तर प्रदेश ये भी जानना चाहता है कि आप अकेले अपनी राह पे चली थी कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, लेकिन जब प्रियंका गांधी ये बयान देती हैं कि समाजवादी पार्टी का भी समर्थन दे देंगे सरकार बनाने के लिए, जब जयंत चौधरी अखिलेश यादव का काफिला मिलता है तब प्रियंका गांधी उनको राम राम कहती हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी नेता ने पहले ही सरेंडर कर दिया है लड़ाई से पहले ही? इसका नुकसान होगा कांग्रेस को? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकतंत्र की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर थी कि अचानक से 2 विपक्षी दल एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और नमस्ते करते हैं, एक दूसरे को हाथ हिलाते हैं, अभिवादन करते हैं। तो ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब आपस में लड़ाई झगड़ा करके मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फायदा है। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से गंगा, ठीक है, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार हैं रोशनी, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। पवन श्रीवास्तव हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़ी बारीकी से समझते हैं। पवन जी, आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है ये इलाका जहां तीसरे चरण के कल मतदान होने हैं, क्या समाजवादी पार्टी अपनी शाख बचाने में कामयाब हो जाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी
2017 का इतिहास दोहराने जा रही है। क्या लगता है आपको? संजीव जी, ये सत्य है कि जो पहले 2 चरण के चुनाव हुए हैं, कहीं ना कहीं दोनों दल के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही सोचने के लिए है। लेकिन जो तीसरा चरण होने वाला है, इसमें पिछली बार जब चुनाव हुआ था, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी, जबकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, वहां पे अच्छी सीटें निकाल के लाए थे। अब अगर समाजवादी पार्टी वहां पे अपने आप को साबित कर ले जाती है और आधी भी सीटें, 20+ भी सीटें अगर वो निकाल ले जाते हैं, तो लड़ाई बड़ा दिलचस्प हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, ये 3 चरण के बाद चौथे और पांचवें, ये 2 चरण काफी मायने रखते हैं। और इसके बाद में 7वें चरण में और 6ठे चरण में तो फिर वही घमासान होना है। लेकिन कुछ भी हो, पवन जी, ये आपसे जानना चाहेंगे 2017 के चुनाव में जो चीजें थी और अब जो यहाँ पर 2021 में ये चुनाव हो रहा है, उसमें आप क्या देख रहे हैं? कुछ कितनी चीजें यहाँ पर बदल गई हैं, कितनी चीजें पुरानी आप देख रहे हैं कि अभी हैं, या फिर कुछ बदलाव आया है जिससे नतीजों पर सीधा असर पड़ेगा? हाँ, नहीं, सबसे बड़ा बदलाव मायावती जी है। बहन मायावती जी सबसे बड़ा बदलाव है। पिछली बार में इनकी अच्छी लड़ाई थी, इन्होंने सभी सीटों पे लगभग लड़ी थी, अच्छे वोट प्रतिशत इनको मिला हुआ था। लेकिन इस बार जो ये चुनाव लड़ रहे हैं बहन मायावती जी, वो बिल्कुल साइलेंट है, खुद ना प्रचार प्रसार हो रहा है। कहीं ना कहीं उनको भी एक डर है कि जो निचले स्तर की जो वोटर्स हैं, जो ओबीसी कह सकते हैं या दलित अन्य सामान्य में जो आते हैं, ये सारी जातियां कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ गई हैं। ये जो बहुत सारी योजनाएं इनकी आ गई हैं, चाहे फिर राशन की योजनाएं हो या फिर जो है समान निधि की बातें हो, इन सबसे भाजपा के लिए वो वोट जो है, इनके दलित वोट जो है भाजपा के पक्ष में जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। इसलिए बहन मायावती जी हमें लग रहा है कुछ कमजोर है इस चुनाव में। लेकिन ठीक है, एक बात को सिरे से आपके खारिज पास करना लौटेंगे। होगा। मुझे लगता है कायनात एक सवाल दीपक जी से करना चाहिए। दीपक जी, 2017 का विधानसभा चुनाव जब उत्तर प्रदेश में हुआ था, तब योगी आदित्यनाथ का चेहरा नहीं था, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डाले गए थे और लोगों ने बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को दी थी। लेकिन अब की बार आपकी 5 साल सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, आपके नेता जो प्रखर हिंदुत्ववादी चेहरे के तौर पर भी स्थापित हैं और जिनकी डिमांड पूरे देश से आती है, बंगाल में चुनाव हुए थे, बिहार में चुनाव हुए थे, योगी आदित्यनाथ की रैलियों की डिमांड आती थी। क्या आपको लगता है कि आपके कामकाज से जनता कितनी संतुष्ट नजर आती है? और इसके अलावा इस इलाके में जहां कल वोटिंग होगी, आवारा पशु बड़ा मुद्दा है। लोगों का एक घर गांव में है और दूसरा घर खेत पर है, लोग घर वापसी चाहते हैं। क्या इस तरीके का स्थायी समाधान का रोड प्लान कोई आपके पास है, आपकी सरकार के पास है? किस तरीके से समझाएंगे किसानों को? दीपक जी। देखिए संजीव जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी आवारा पशुओं के जो समस्या है उसको लेकर भी काम कर रही है। हमने उसके लिए भी 900 रुपए उनके भोजन का जो भत्ता है, उनके पशुओं के आहार है, उसके लिए जो भत्ता है वो भी प्रदेश सरकार लगातार दे रही है। ऐसे लगभग 1 करोड़ पशुओं के भोजन की व्यवस्था की जा रही है और हम जिले स्तर पर भी गौशालाएं बनाए जा रहे हैं, जो लगातार कार्य कर रही हैं। और ये पब्लिक के साथ में मिलकर हो रहा है, लोगों के साथ में मिलकर लगातार चल रहा है। तो जो आवारा पशुओं की समस्या है वो भी जल्दी से जल्दी निवारण हो जाएगी। परंतु हम देखिए, इसके लिए हमारी गाय माता है, हम इसका पूज्य है, पूजन करते हैं, तो इनको ऐसा तो नहीं कि हम कटने के लिए छोड़ देंगे। कुछ लोगों को समझना पड़ेगा और कुछ सरकार लगातार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, तो उसके माध्यम से ये का हल निकल रहा है लगातार। और लोग ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की अन्य जो कल्याणकारी योजनाएं उनको नहीं देख रहे हैं। देखिए, श्रमिकों को भत्ता पहुंच रहा है, वृद्धजनों को लगातार उनको पेंशन पहुंच रही है, ये भी हमारी सरकार में हो रहा है। ऐसे लगभग 1 करोड़ है, ऐसे सभी लोगों को लगातार हमारी सरकार के द्वारा जो लाभकारी कल्याणकारी योजना है उनका माध्यम से लाभ मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति सुधरी है, इस बात पर बहुत जोर इसलिए दिया जाता है क्योंकि यही जो क्षेत्र है आज जिसमें चुनाव हो रहा है, उसी क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा गुंडा और माफिया तत्व के लोग थे। शाम को निकलना भारी हो जाता था। हम तो इस पट्टी में रहते हैं, तो हम इस पट्टी को पूरा देखते हैं कि किस प्रकार का माहौल था। आज वो सारी चीजें शांत हो गई हैं और लोग इस बात से खुश हैं। मैं जमीन पर लोगों से मिलता हूँ। दीपक जी, एक और सवाल तो बनता है, जब तीसरे चरण में चुनाव हो, और मुझे लगता है ये सवाल न पूछा जाए तो बेमानी होगी। पिछली बार शिवपाल यादव अलग चुनाव लड़े थे, अखिलेश यादव की राहें अलग थी, लेकिन अब की बार पूरा यादव कुनबा एक साथ है। क्या आपको लगता है कि आपके सामने अब की बार मजबूत चुनौती है परिवार के एक होने से?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। हमने जात और जमात की जो पॉलिटिक्स की उसको भी खत्म किया। 2014 से देखिए लगातार देखिए भारत ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, चाहे 14 का चुनाव हो। फिर उसके बाद में हमने जो 17 में चुनाव लड़ा, 17 के बाद में 19 में जो चुनाव लड़ा और 19 के बाद में अब जो 22 है, तो लोग भरोसा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ता ही गया और उसमें कोई कमी नहीं आई। और उन्होंने इस प्रकार की जो क्षेत्र की पार्टियां हैं, जो जाति की पार्टियां हैं, जो जात और जमात की पार्टी, जो जेल मेरे और ख्याल जेल से वाले पवन लोगों पवन की- श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि जो दीपक बघेल जी कह रहे हैं वो कितना ज्यादा सही है। पवन जी, यहाँ पर सुशासन कुशासन और जंगल राज बनाम कानून राज की बातें जो हैं बहुत ज्यादा सुनाई दे रही हैं चुनावी मंचों से, और जिस तरीके से दीपक बघेल इस वक्त यहाँ कह रहे हैं कि जनता को भरोसा है कि जो बीजेपी ने करके दिखाया है वो विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ने वाली पार्टी जो है, प्रदेश को बढ़ाने वाली पार्टी है, और दूसरा जो कानून का राज है और सुशासन है वो बीजेपी के राज में आया है। क्या लगता है जनता इसी को लेकर के वोट करने वाली है ये, और इन दावों में कितना आप देख रहे हैं कि सच है? कायनात जी, बीजेपी प्रवक्ता की एक खासियत होती है सफाई से अपनी बात को रखना। और हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे प्रवक्ता तो ये तो महोदय अच्छी हैं, बात है पवन जी, बाकी तो रख ये तो लेते अच्छी हैं। बात अभी है भाई। 24 घंटा भी नहीं हुआ, देर रात्र में अभी अयोध्या नगरी में 2 गुटों में प्रत्याशियों में किस तरह से गोलियां चली हैं, ये साझा उदाहरण है, देख सकते हैं किस तरह से उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं। जंगल राज जो एक नाम अखिलेश यादव के साथ जुड़ गया, वो जंगल राज क्या योगी आदित्यनाथ सरकार में खत्म हो पाया? ये दायित्व बनता था दीपक जी का। लेकिन जितने भी प्रवक्ता महोदय हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो यही दर्शाना चाहते हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं। इनके जितने भी गाने प्रचार सामग्रियां भी रिलीज होती है, उस पर भी आप देखेंगे इनका एक छत्र राज होता है। लेकिन पवन जी, आप देखिए वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश को बखूबी समझते हैं। क्या आप ईमानदारी से एक बात कहेंगे कि कानून व्यवस्था योगी सरकार में बेहतर नहीं रही? क्या उत्तर प्रदेश में माफियाओं का सफाया नहीं हुआ? क्या योगी का 5 साल बुलडोजर नहीं चला? क्या उत्तर प्रदेश में माफियाओं में दहशत नहीं है? नहीं, क्यों नहीं चला, लेकिन एक पक्षीय चला। इसको नहीं नकारा नहीं जा सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है कि सभी के बराबर कानून, कानून तो सभी के बराबर होता है ना, सभी के लिए लागू होता है। एक पक्षीय कानून का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। आप सभी देख रहे हैं संजीव जी किस स्तर से कार्य हो रहा है यहाँ। लेकिन अभी जो चुनाव का माहौल है, जो तीसरा फेज का चुनाव का माहौल है, अगर इसमें अखिलेश यादव आधी सीटें ले आते हैं तो ये समझिए कि जो ये भाजपा प्रवक्ता महोदय जी कह रहे हैं, ये सब सिरे से खारिज हो जाएगा। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये एक सच्चाई है जमीनी स्तर पर। दीपक जी, इनके विधायक जवाब करते, ले माननीय लेते हैं, विधायक जवाब ले करते, लेते हैं दुनिया पवन भर का जी, कब्जा पवन किए, जी, दुनिया भर का रुपया जवाब ले कमाए, लेते हैं। उनके लिए भ्रष्टाचार नहीं होता था। दीपक जी, यानी कि आपके कहने का मतलब जनता समझ रही है, देख रही है। दीपक जी, हाँ कायनाथ जी, ये जो धनंजय सिंह है जिनकी फोटो वायरल हुई क्रिकेट खेलते हुए, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार ने थोड़ा बहुत पक्षपात किया है? क्या जिस तरीके के आरोप वरिष्ठ पत्रकार लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी लगाती है, आपके विरोधी लगाते हैं कि कुछ किसी खास जात विशेष के लोगों पर कृपा रही है सरकार की? देखिए संजीव जी, भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के प्रति नो टॉलरेंस की नीति हमेशा शुरू से अपनाई हुई है, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता। आप धनंजय सिंह की बात करते हैं, अगर देखिए आज लोकतंत्र है देश के अंदर, अगर न्यायपालिका से किसी को बेल मिलती है तो पुलिस प्रशासन या कोई सरकार के अंदर नहीं डाल सकती। पर अगर बेल के बाद में अगर उसके बेल का समय पूरा हो जाता है और वो बाहर रहता है तो पुलिस प्रशासन उसे गिरफ्तार करके नहीं, ठीक है, कानून अपना काम करता है और साक्ष्यों के हिसाब से कानूनी प्रक्रिया जो है वो चलती है। लेकिन यहाँ पर एक नैतिक जिम्मेदारी भी होती है पार्टियों की कि अगर किसी व्यक्ति विशेष पर कुछ इस तरह की चीजें चल रही हैं तो टिकट देना या नहीं देना उनका अपना फैसला हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, नैतिक जिम्मेदारी है। पर एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जो है अपराधियों को टिकट नहीं देते हैं। आप प्रवक्ता महोदय बताएंगे कि आप उत्तर प्रदेश में अपराधियों को टिकट नहीं दिया है आपने? आप सपा के ऊपर, बसपा के ऊपर तो आरोप लगाते हैं, आप अपने दल में थोड़ा सा देख लीजिए सर। ये देखिए, कहने का तात्पर्य है कि अपने गिरेबान में भी नाम बताइए कौन कौन अपराधियों को टिकट दिया है? पार्टी की और समाजवादी पार्टी की बात नहीं रख रहे हैं। पवन जो जी, इनकी योजना हवाई बातें मत करिए। पवन जी, आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं। पवन जी, आप एक जिम्मेदार पत्रकार, नाम बताइए भारतीय जनता पार्टी ने किन माफियाओं को टिकट दिया है? ये प्रवक्ता महोदय बहुत सारे जानते हैं सर, एक है क्या? आप आरोप लगा रहे हैं। आपने कहा कि
जानते हैं, मदन भैया को जानते हैं, आपने आजम कहा खान ना को माफियाओं जानते हैं, को उनके टिकट दिया है, को भी जानते हैं, अपराधियों को टिकट जिस दिया तरह से है। जेल वेल वालों को टिकट दिया, हम उनको और भी जानते प्रदेश हैं। की जनता जानना चाहती है कि जिनके आगे कौन कौन समाजवादी ऐसे पार्टी माफिया नतमस्तक हो है जाती है, जिनको उनको इन्होंने वो टिकट दिया है। आतंकवादियों को भी जानते टाइम हैं। है हमारे पास, ये बताइए। सरकार भी लगातार काम कर रही है। ये आपके भारतीय सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने ही इसका पेपर में निकलवा दिया है। इस निकलवाना सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसके पालन करने के लिए कि जितने लोग अपराधी हैं सबकी डेटा निकलनी चाहिए। क्या आपके यहाँ जो प्रत्याशी थे उनका डेटा निकला, हम जानना चाह रहे हैं। ये निकलना चाहिए ना सर। दीपक जी जवाब दीजिए। दीपक चलिए जी। संजीव वक्त बहुत ज्यादा अब कम बचा है हमारे पास में इस चर्चा में बात करने के लिए, लेकिन मैं चाहूंगी अंतिम प्रतिक्रिया हम जरूर यहाँ पर सभी से ले लें। पिछली बार 49 सीटों पर जीत दर्ज की थी बीजेपी ने, और इस बार जो है मुकाबला एक बार फिर से कड़ा होने वाला है, क्योंकि पिछली बार जो यादव वोट बैंक बट गया था इधर उधर, क्योंकि शिवपाल यादव जो है अलग चुनावी मैदान में उतरे थे और अखिलेश अलग से यहाँ पर उतरे थे कांग्रेस के साथ में, लेकिन इस बार पूरी तरीके से ये समीकरण बदल चुका है। तो कितना लगता है कि सपा जो है इस बार अपने किले को मजबूत करने वाली है या इस बार भी सेंधमारी होगी? मैं चाहूंगी जल्दी से यहाँ पर दीपक बघेल बताएं कि इस बार कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीटें मिलने वाली हैं 2022 के चुनाव में। देखिए, हम पिछले प्रदर्शन से ज्यादा बेहतर करने वाले हैं और लगभग हम 50 सीटों से ऊपर लेकर इस थर्ड फेज में आने वाले हैं। लगातार अपना काम बेहतर कर रही है, लोगों के पवन जी विश्वसनीय कार्यता है। जी पवन जी 50 प्लस का दावा कर रहे हैं बीजेपी की प्रवक्ता। 20 प्लस सीटें अगर बीजेपी ले आती है तब भी सौभाग्य की बात होगी। 20 प्लस अगर ले आती है तीसरे चरण में तो सौभाग्य की बात होगी। 10 मार्च लेकिन यहाँ सौभाग्य, चलिए 20 प्लस भी ले आती है तो भी एक चमत्कार हो जाएगा। संजीव आप लगातार लोगों से बात करते रहे हैं इस दौरान, ग्राउंड जीरो पर आपके लोगों से इस बात को लेकर, और आपने देखा भी होगा कि हालात जो है इस वक्त कितने बदले हैं, तस्वीर क्या कहती है, आपको क्या लग रहा है? देखिए कायनात, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी 2017 के चुनाव से अब की बार बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को भी साफ तौर पर पता है कि उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी से है, अखिलेश यादव से है, और भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ मतदाता है कायनात, जो उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराना चाहते हैं, वो सारे मतदाता एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और यही समाजवादी पार्टी की, चलिए यानी कि ये वोट में बिखराव नहीं होगा वोट बैंक में, और जो सारा बीजेपी से नाराज वोट बैंक है वो इस बार सपा के खाते में जाने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो तीसरे चरण के लिए कल मतदान है, तो चौथे चरण के लिए प्रचार अभियान जो है वो जोर पकड़ चुका है। चुनावी शोर है तो बयानों का जोर भी है। 23 फरवरी को 9 जिलों की 59 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए दिग्गज प्रचार अभियान में अभी से जुट चुके हैं और अपने वायदों और बयानों से जनता को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल नजर कल होने वाले मतदान पर रहने वाली है। देखना होगा कि इस बार किसके हाथ क्या लगता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।